देखिए, भारत आप किसी भी कंपटीशन में जाएंगे तो आपको पॉलिटी से क्वेश्चंस आएंगे, पॉलिटी से। और राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी को तो पॉलिटी का अध्ययन करना ही चाहिए। और पॉलिटी को अगर मोटे तौर पर देखेंगे तो उसमें दो चीजों को शामिल किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एंड इट्स प्रोसेस, इसको बोल सकते हैं, मतलब संविधान और संसद एवं उसकी प्रक्रिया। संविधान एवं संसद तथा उसकी प्रक्रिया प्लस एक चीज, राजनीतिक व्यवस्था। और क्योंकि ये लोक प्रशासन का क्लास नहीं है, राजनीतिक शास्त्र का क्लास नहीं है, तो शुद्ध रूप से कि मैं व्यवस्थावादी उपागम पर ज्यादा फोकस करूं, ज्यादा बल दूं। यहाँ पर संविधान पर, पॉलिटी पर अपने लोगों को ज्यादा देखना है, ज्यादा पढ़ना है संविधान के बारे में। क्योंकि जब आप लोग वीडियो देखते हैं तो वहां पर दो तरह की समस्या होती है। आजकल एक ट्रेंड है किसी चीज को एनालिसिस नहीं करना, फैक्ट्स को कर्म प्रिय करते रहना। आप लोग इस प्रकार की प्रवृत्ति से बचे। आप लोगों को देखना पड़ेगा कि हमारे काम की जो चीजें हैं उसमें कहां तक हमको निष्कर्ष निकालेंगे जो हमारे काम की चीजें के लिए हमारे लिए कितनी उपयोगी है। संविधान का अध्ययन तो वैसे सबको भी करना चाहिए। और अभी भारतवर्ष की राजनीति या जो भी कहा जाए राजनीतिक जो व्यवस्था है या नागरिकों की जागरूकता का एक महत्वपूर्ण आधार भी संविधान को जानना है। क्योंकि संविधान को जानने के बाद ही आप अपने अधिकारों को, जनता एवं सत्ता के बीच के संबंधों को, सत्ता के उत्तरदायित्व को, आप अपने मौलिक कर्तव्यों को इत्यादि को जान पाए। तो संविधान का अध्ययन लोगों के लिए अनिवार्य अपेक्षित है। तो एक नागरिक से जो वास्तव में राजनीतिक रूप से जागृत हो या नहीं हो, लेकिन उसे अपने अधिकारों को जानना ही चाहिए, अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था को जानना ही चाहिए। इसके लिए संविधान का अध्ययन महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर संविधान का अध्ययन करने का दो तरीके हम लोग लिख सकते हैं। पहला, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में संविधान निर्माण की जो बातें हो रही है भारतीय स्वाधीनता संग्राम में, और एक संविधान का विशुद्ध रूप से राजनीतिक दृष्टिकोण, विशुद्ध रूप से राजनीतिक शास्त्र के दृष्टिकोण से इसको देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझे कि संविधान होता क्या और संविधान बनता कैसे। संविधान में किन किन चीजों को शामिल किया जा सकता है, किन किन चीजों को शामिल किया जाता है अथवा नहीं किया जाता। भारतवर्ष ने संविधान को एक निश्चित प्रक्रिया के तहत बने हुए संविधान को पहली बार देखा। लेकिन राजनीति में आदर्श के रूप में लिखित पुस्तकों को भारतवर्ष ने इससे पहले भी देखा था। और उससे पहले के संविधान के तौर पर आप कुछ स्मृतियों को प्राचीन काल में देख सकते हैं, जो मनुस्मृति, गौतम स्मृति इत्यादि। लेकिन भारतीय संविधान की जहां तक हम बात करेंगे तो भारतीय संविधान 1947 में हमारे देश की आजादी और 1950 के कालखंड में बना हुआ एक, उससे बीच के कालखंड में बना हुआ एक लिखित दस्तावेज। और इस संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया भारतवर्ष में है उसकी शुरुआत अगर आप इंग्लैंड की परंपरा से देखें, भारत में ब्रिटिश शासन के तौर से देखें तो 1773 से आप देख सकते हैं। और भारतीय संविधान, जिस संविधान को आज हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, जिस संविधान, उसके भी लगभग 2/3 जो अनुच्छेद है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए। 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए। तो कोई संविधान ईश्वरीय पुस्तक नहीं होती, एक क्रमिक विकास का परिणाम। चिंतकों के या जो आदर्शवादी उपागम है, अब केवल आदर्शवाद संविधान में नहीं होता, आदर्शवाद के साथ साथ वास्तविक और व्यवहारवाद का भी मिश्रण होता है। जिस संविधान में इस मिश्रण को नहीं रखा जाएगा या तो संविधान टूट जाएगा, ये जनता के लिए संविधान बोझ बन जाएगा, या संविधान के लिए जनता बोझ बन जाएगी। तो अनिवार्य रूप से आपको 2-3 चीजों पर समझना पड़ेगा यहाँ पर कि भारत का जो संविधान बनता है या भारत के संविधान बनने की प्रक्रिया कैसी थी, संविधान किसे कहते हैं, संविधान में किन किन चीजों को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में यहाँ पर कुछ चीजों को देखने से पहले हम थोड़ा सा इसके
पृष्ठभूमि में जाना चाहेंगे कि पृष्ठभूमि में भारतीय नेताओं के द्वारा इसके क्या क्या विचार थे, और भारतवर्ष में जो संवैधानिक विकास हुआ था ब्रिटिश भारतवर्ष को हम एक अलग से अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश भारत में जो संवैधानिक विकास था उसको अलग से अध्ययन करेंगे, जिसमें 1892, 1909, 1919, 1935 भी महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन आज हम जो वर्तमान संविधान है उसके विषय वस्तु पर बात कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों के लिए होगा, भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा, या भारत का संविधान होना चाहिए। 1922 में कहा। उसके बाद कालांतर में एक नेहरू रिपोर्ट आई, यह भारतीयों के द्वारा संविधान निर्माण का सर्वसम्मति से किया जाने वाला पहला प्रयास। नेहरू रिपोर्ट के बाद जिन्ना की 11 सूत्री मांगे आई, जिसको मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 11 सूत्री मांगे के रूप में देखा जा सकता है। जिन्ना की मांग, अब जिन्ना की मांग इसको हम कह सकते हैं, जिन्ना की मांग। इसके संदर्भ में गांधी जी की मांग भी थी, गांधी जी की 11 सूत्री मांग भी थी, जिसको गांधी जी ने उसको कहा, उस समय लॉर्ड इरविन को कहा था। लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की मांगों को मानने से क्या मिलने से भी इनकार कर दिया था। तो नेहरू रिपोर्ट को हम मान सकते हैं कि संवैधानिक दृष्टिकोण से भारतीयों के द्वारा सर्वसम्मति से माना गया कोई प्रस्ताव था। उसके बाद 1938 ईस्वी में पंडित नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान निर्माण की बात, आधार पर संविधान निर्माण की बात। 1939 में आप जानते हैं कि 1938-39 में अपने देश में क्या क्या घटनाएं घटी थी, इतिहास में उसको पढ़ेंगे आधुनिक भारत में हम लोग। और जब 1940 का दशक आया तो 1940 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध लगभग में अपने स्टार्टिंग फेज में था। 1939 में चूंकि हुआ थी तो एक साल की जो घटनाक्रम है वो तैयारी का समय था, उसको सुप्तकाल भी कह सकते हैं, जिस द्वितीय विश्व युद्ध से पर्यटन को। लेकिन 1940 आते आते द्वितीय विश्व युद्ध की आशंका ने, प्रबल आशंका ने भारतीयों के सपोर्ट देने के लिए ब्रिटिश सरकार को इसको मजबूर कर दिया था। वैसे कालांतर में विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व ने भारतीयों के साथ कोई नरमी नहीं दिखलाई, लेकिन 1940 में ब्रिटिश सरकार ने भी भारतीयों के संविधान निर्माण की मांग को, ब्रिटिश सरकार ने भी संविधान निर्माण की बात को स्वीकार किया। 1940 ब्रिटिश सरकार। और उसके बाद यहां पर दो प्रकार के मिशन आए, जिसको कि याद रखना है, क्रिप्स मिशन और उसके बाद आया कैबिनेट मिशन। क्रिप्स मिशन के बारे में एक उक्ति में बतला दूं कि क्रिप्स मिशन जब भारतवर्ष में आया था, सर स्टॉफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। सर स्टॉफर्ड क्रिप्स याद रखना है। सर स्टॉफर्ड क्रिप्स को मॉडर्न क्लास में जो मॉडर्न भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाया जाएगा उस समय इसकी चर्चा बहुत व्यापक रूप से होगी, लेकिन अभी देख लेंगे कि स्टॉफर्ड क्रिप्स ने एक बार कहा था विंस्टन चर्चिल को कि सर भारत मैं असफल हो रहा हूं। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि तुम्हारी असफलता ही ब्रिटिश सरकार की सफलता है, क्योंकि तुम प्रयास करते हुए दिखाई दो, सफलता तक मत पहुंचो, प्रयास करते हुए दिखाई दो। राजनीति में सारी चीजें होती रहती है, और उसमें जिस समय सबसे बड़े विश्व के सबसे बड़े उपनिवेश को आजाद करने की बात को विंस्टन चर्चिल जैसा राष्ट्रवादी नेता तो कम करते ही इस बात को स्वीकार नहीं करता। खैर, कैबिनेट मिशन आया, और कैबिनेट मिशन के तहत भारतवर्ष में चुनाव, संवैधानिक सदस्यों का चुनाव, इसको याद रखना है। कैबिनेट मिशन के तहत भारतवर्ष में संवैधानिक सदस्यों का चुनाव हुआ, इसको ध्यान रखना है। और ये जुलाई अगस्त में ही चुनाव हुआ था। जुलाई अगस्त 1900, ध्यान रखना है, जुलाई अगस्त आपको नोट करेंगे। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के तहत चुनाव हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतवर्ष में चुनाव कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है 1946 ईस्वी में। अब कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो चुनाव हुआ था उसमें कुल मिलाकर 389 सदस्य रखे गए। 389 कुल मिलाकर के सदस्य थे, इसको आप लोग नोट करना है कि 389 कैबिनेट मिशन। संविधान सभा के जो हमारे पहले मेंबर थे वो 389 थे, जिसमें कि 292 ब्रिटिश भारत से थे, ब्रिटिश भारत, इसको ध्यान रखना है। 93 रियासतों से थे, 93 रियासतों से थे। और उसके बाद ध्यान रखना है कि 4 ब्रिटिश कमिश्नर के द्वारा दिए गए, ब्रिटिश कमिश्नरी से थे या ब्रिटिश आयुक्त से थे।
तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे 3 2 5 4 9 9 9 18 और 2 1 3 389। कुल मिलाकर के 389 सदस्य उस समय थे संविधान सभा में, और उस समय भारत अविभाजित था, यह ध्यान रखना, भारत अविभाजित था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा में मूल रूप से कितने सदस्य थे, तो आपका जवाब होगा 389 मूल रूप से सदस्य थे, इसको ध्यान रखना है। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ, तो विभाजन तो क्योंकि 1947 में हुआ था, तो विभाजन के बाद संविधान सभा का भी विभाजन हो गया। पहले थे 389, अब संविधान सभा का भी विभाजन हो गया और अब बच गए 299। 299 में से आपको यह भी ध्यान रखना है कि 229 लगभग में ब्रिटिश भारत से थे, 229 ब्रिटिश भारत से थे, इसको ध्यान रखना है, 229 ब्रिटिश भारत से, और 70 जो सदस्य थे वह रियासतों के, रियासतों से। यूपीएससी का एक प्रश्न, जो भी आप बिहार के कुछ स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, यूपी के देख रहे होंगे, तो अपने अपने रियासतों के जो कौन कौन सदस्य होंगे उसको तैयार कर लेंगे, क्योंकि एक प्रश्न कभी कभी आ जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और या कमेंट सेक्शन में मेल लिखे, मेल मेंशन करें, वहां से आपको नोट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर 229 प्लस 70 आपके पास रियासतों की, यानी कि 299 सदस्य उस समय थे। तो अगर आपके पास प्रश्न आता है कि 299 सदस्य कब थे, तो विभाजन के बाद थे। 389 सदस्य कब थे, मूल रूप से थे। अब संविधान बनाना उद्देश्य था, संविधान बनाना, लेकिन एक प्रश्न अभी भी अनुत्तरित था कि संविधान होता क्या है। तो संविधान को हम सिर्फ नियमों के समूह के तौर पर नहीं देख सकते, संविधान को उस मान्यता के समूह पर भी नहीं दे सकते कि लोगों के विश्वास में रहता है, क्योंकि केवल विश्वासों को, केवल मान्यता को व्यक्त किया जाएगा तो समाज जड़वादी बन जाएगा। समाज को परंपरावाद से ऊपर उठना पड़ता है, तो विश्वासों की परीक्षा नहीं होती है, नियमों की सत्यता और तर्क की इत्यादि की गुंजाइश भी रहती है। तो हम संविधान की जो परिभाषा अगर आपसे करते हैं या बोलते हैं, तो आप उस समय कह सकते हैं कि नियमों का वैसा समूह या प्रलोभनों का वैसा समूह, नियमों का वैसा समूह या प्रलेखों का वैसा समूह जिसके आधार पर नागरिकों के मौलिक अधिकार, नागरिकों के अधिकारों, नागरिक एवं सत्ता के बीच के संबंधों, सत्ता के विभिन्न अंगों के बीच के संबंधों इत्यादि का वर्णन किया जाता है, उसे हम संविधान कहते हैं। संविधान की एक छोटी सी परिभाषा इस प्रकार से हम दे सकते हैं, संविधान की छोटी सी परिभाषा, क्योंकि संविधान वस्तुतः जनता और सत्ता के संबंधों का एक अध्ययन है। जनता को क्या करना चाहिए, सत्ता को क्या करना चाहिए, सत्ता में किस प्रकार से परिवर्तन आता है, सत्ता जनता पर किस प्रकार से अपना आधिपत्य स्थापित करेगी, जनता सत्ता पर किस प्रकार से अपना आधिपत्य स्थापित करेगी, इसको ध्यान रखा जाता है। और यहाँ पर एक चीज और आपको रखना है कि हमारे संविधान के निर्माण से पूर्व विश्व में संवैधानिक यात्रा की एक लंबी चौड़ी कहानी थी। आपको पता है कि अमेरिका में सबसे पहले संविधान बना था, ब्रिटेन में लोकतंत्र लागू हो गया था, ब्रिटेन में लोकतंत्र था लेकिन ब्रिटेन में संविधान नहीं था, परंपराएं विकसित हो रही थी। और भारत चूंकि ब्रिटेन के अधीन था, तो भारतवर्ष में भी संवैधानिक परंपराएं बन रही थी, और भारतवर्ष में जो लोकतांत्रिक मूल्य थे वह ब्रिटिश भारत के दिए कोई चीजें नहीं थी। भारतवर्ष में जो लोकतांत्रिक मूल्य थे वह भारतीयों के जनमन में बसा था, और भारतीयों ने अपने पौराणिक काल में, अपने इतिहास के कालखंड में भी, अपने महाकाव्य के कालखंड में लोकतंत्र से अपना परिचय स्थापित कर लिया था, और लोकतंत्र के कुछ उल्लेख तो हमारे वैदिक कालखंड में भी। अब यहाँ पर संविधान की बात करते हैं, तो संविधान में आप देखें कि 299 सदस्य थे, और यहाँ पर याद रखना है कि जब संविधान बना तो 284 सदस्यों ने ही अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किया। 284 सदस्यों ने ही संविधान पर हस्ताक्षर किया। ये भी आप लोगों को फैक्ट के तौर पर ध्यान रखना है कि 299 सदस्य थे, लेकिन 284 सदस्यों का ही संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर। अब एक प्रश्न आपके भाई दिमाग में तो आना ही चाहिए कि मूल प्रति पर सबसे पहला हस्ताक्षर किसका होना चाहिए। तो देखिए, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, तो होना चाहिए राजेंद्र प्रसाद का ही प्रथम हस्ताक्षर, लेकिन नेहरू जी का प्रथम हस्ताक्षर है।
तो अगर प्रश्न आप लोग से पूछा जाए कि संविधान की मूल प्रति में किसका हस्ताक्षर सबसे पहले आता है, तो आप जवाब देंगे पंडित नेहरू जी का। लेकिन होना किसका चाहिए, तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इस चीज को ध्यान रखना है। अब संविधान जब बने, संविधान सभा बनी, तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या आपने देख लिया। तो इस बनाने में लोग जो बैठते होंगे, वाचन होता होगा, संविधान सभा के सदस्यों को वेतन भत्ते मिलते होंगे, तो आपको तो इस पर खर्च भी हुआ होगा। तो उस समय आप देखेंगे कि संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण करने में जो कुल खर्च आए वो लगभग में 64 लाख थे। 64 लाख थे। आप इसको ध्यान रखेंगे कि संविधान के बनाने में कुल खर्च कितना है, 64 लाख था। भैया उस समय का 64 लाख था, आज का 64 लाख नहीं है। उस समय का 64 लाख था, इसको ध्यान रखना है। 64 लाख का संविधान सभा पर एक आलोचना कभी कभी यह भी की जाती है कि अत्यधिक खर्च हुआ था, लेकिन इतने बड़े संविधान को बनाने के लिए इस तरह के खर्चों पर नहीं जाना चाहिए कि खर्च कितने हुए। मैटर ये कि हमने इतना अच्छा संविधान बना के दिया कि आज ही भारत की जनतांत्रिक विशालता का, जनतांत्रिक बहुलता का, लोगों की आकांक्षाओं का यह परिचय है। अब यहाँ पर आपने देखा कि 284 सदस्य थे जो कि संविधान पर हस्ताक्षर कर रहे थे। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसको भी ध्यान रखना है। कैबिनेट मिशन से तो आया। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है आप लोगों को, संविधान सभा में जो महिला सदस्यों की संख्या थी वो 15 थी। इसको ध्यान रखना है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, क्योंकि पुरुष और महिला दोनों ही थे। संविधान सभा पुरुष प्लस महिला, तो महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। इसको भी ध्यान रखना है। तो संविधान के निर्माण में पुरुष और महिला दोनों का ही योगदान था, ये भी आप लोगों को दृष्टिगत रहे। अब संविधान सभा में आपने देखा कि 64 लाख रुपए खर्च भी हो गए थे। संविधान को जो लिखा गया होगा, तो एक क्वेश्चन तो आपके पास में आएगा कि संविधान को लिखा किसने। आप लोग कहेंगे कि भैया प्रेस में हो गया था, टंका गया था। नहीं, उस समय प्रेम बिहारी रायजादा मधुबनी के थे मूल रूप से। बिहार के बच्चे ध्यान रखेंगे, प्रेम बिहारी रायजादा, प्रेम बिहारी रायजादा, प्रेम बिहारी रायजादा या प्रेम बिहारी सक्सेना, इनका नाम दो मिलता है। प्रेम बिहारी सक्सेना, प्रेम बिहारी सक्सेना, प्रेम बिहारी सक्सेना ने संविधान को मूल रूप से लिखा था। मूल रूप से लिखा था संविधान को, यह ध्यान रखना है। प्रेम बिहारी रायजादा या प्रेम बिहारी सक्सेना, ये मधुबनी के थे, बिहार में मधुबनी के। तो अब यहां पर ध्यान रखना है कि प्रेम बिहारी रायजादा ने भैया कितना पैसा लिया, तो आप जवाब देंगे 1 भी रुपया नहीं लिया। इन्होंने अवैतनिक कार्य किया, लेकिन इनकी एक कंडीशन थी। अब इनकी शर्त क्या थे कि संविधान के प्रत्येक पन्ने पर ये अपना सिग्नेचर करते, अपना हस्ताक्षर करते। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए संविधान के प्रत्येक पन्ने पर किसका हस्ताक्षर है, तो आप उस समय राजेंद्र प्रसाद नहीं बोलेंगे, संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं बोलेंगे, उपाध्यक्ष नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे कि प्रेम बिहारी रायजादा का, प्रेम बिहारी सक्सेना का हस्ताक्षर है। और संविधान के अंतिम पेज पर इन्होंने अपने दादाजी का भी नाम लिखा है। दादाजी ने का लालन पालन किया था। तो आप मानते हैं कि प्रेम बिहारी, आप इसको देख ले कि प्रेम बिहारी रायजादा का उन्होंने हस्तलिखित किया था संविधान को। और जब हस्तलिखित किया था तो आपसे पास एक क्वेश्चन रहेगा कि संविधान में मूल रूप से कितने पन्ने थे, तो आपका जवाब होगा कि संविधान में मूल रूप से 251 पन्ने थे। 251 पन्ने थे संविधान में मूल रूप से। अब संविधान जब बना तो आपके पास में क्वेश्चन तो होगा कि संविधान में क्या कुछ छायाकृति भी थी, मतलब चित्रकारी भी की गई थी। तो संविधान के पन्नों पर चित्रकारी की गई थी, यह भी ध्यान रखना है। संविधान के पन्नों पर चित्रकारी की गई थी। और उसमें देखिए पूर्ण पृष्ठों की जो चित्र बनाए गए हैं वो पूर्ण पृष्ठों की संख्या 40 है। लेकिन अनिवार्य संविधान के जो मूल रूप से भाग थे तो 22 भाग थे। तो 22 प्रत्येक भाग के शुरुआत में एक एक चित्र है, यह ध्यान रखना है। प्रत्येक भाग के शुरुआत में एक एक चित्र है। तो संविधान में मौलिक रूप से अगर देखेंगे तो प्रत्येक भाग की जो शुरुआत होती है वो 22 चित्र से होती है। और इस चित्र को बनाने वाले भारत के चित्रकला के बहुत बड़े नाम नंदलाल बोस थे। नंदलाल बोस, ये ध्यान रखना है। और इस चित्र बनाने की जो प्रेरणा थी ये महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने संविधान सभा में, महात्मा गांधी के बारे में संविधान सभा में उनकी उक्ति नहीं जाती, उन्होंने एक सलाह दी थी कि चित्र बनना चाहिए। तो इसके आधार पर नंदलाल बोस एवं उनकी टीम ने इस तरह के चित्रों का निर्माण किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा में चित्रकारी किसने की, तो आपका जवाब होगा नंदलाल बोस ने।
नंदलाल बोस इसका सही जवाब होगा कि नंदलाल बोस ने संविधान सभा में चित्रकारी थी। अभी तक आपने देखा कि संविधान में लिखने वाले कौन थे जिन्होंने हस्तलिखित किया, तो यहाँ पर आपको प्रेम बिहारी राय यादव या प्रेम बिहारी सक्सेना है। संविधान बनाने में कितना खर्च हुआ, तो अल्फाबेट जो प्रारंभिक जानकारी है संविधान के बारे में वो आप लोगों को मिल रही है अभी। तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय भी लगा था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का। अब देखेंगे संविधान सभा का भी परिचय आपको मिल गया कि संविधान सभा में कैसे सदस्यों का निर्वाचन हुआ था और आजादी से पहले कितने सदस्य थे, बाद में कितने सदस्य रहे, और संविधान के मूल प्रति पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, ये भी जानकारी आप लोगों को मिल गई। और संविधान की सभा में कितने महिला सदस्य थे, ये भी जानकारी मिल गई। अब देखेंगे कि संविधान सभा की बैठक, जब एक चीज तो परंपरा ब्रिटेन में है और आज भी भारतवर्ष में ये परंपरा है कि लोकसभा या राज्यसभा या विधान, लोकसभा की जो बैठक होगी या विधानसभा की जो बैठक होगी, पहले निर्वाचित विधायकों की, जो निर्वाचित सांसदों की जो बैठक होगी पहले, तो उसमें जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, सबसे बड़े व्यक्ति होते हैं उम्र के आधार पर, उस व्यक्ति को सबसे पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता में, अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता में ध्यान रखना है, अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है। अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है, ये ध्यान रखना है। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसको याद रखना है आप लोगों को, वो 9 सितंबर को हुई थी पहली बैठक। 9 सितंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, ये ध्यान रखना है। 9 सितंबर 1946 को पहली बैठक। अब उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस दिन संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष बने, अस्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये ध्यान रखना है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के थे और बंगाल से बिहार के निर्माण में सच्चिदानंद सिन्हा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्हें चक्रवर्ती भी कहा जाता था, यह भी ध्यान रखना है। अब देखिए चक्रवर्ती से आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में नहीं जाएंगे, क्योंकि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी थे और इन्हें जन्मजात चक्रवर्ती भी कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि जन्मजात चक्रवर्ती अगर पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के बहुत बड़े एडवोकेट, बिहार के बहुत बड़े नाम, बिहार के बहुत बड़े विद्वान और महान स्वतंत्रता सेनानी थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष बने, क्योंकि उम्र में सबसे बड़े थे, राइट। अब सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में अस्थायी अध्यक्ष बने, अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर बिहार के ही एक महान व्यक्ति, बिहार के एक महान सपूत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम जाता है। वैसे इस संदर्भ में मैं जो बोल रहा हूं बिहार के महान सपूत, इसको आप लोग अन्यथा नहीं लेंगे, आप लोगों को याद करने के लिए बोल रहा हूं। इसका संदर्भ ये नहीं, भारत के महान सपूत थे, भारत रत्न थे, देश रत्न थे, और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो राज्य और देश की सीमा से परे उठते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवता की सीमा में जाते हैं, और इससे महान व्यक्तियों में से राजेंद्र प्रसाद भी थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष बने, ये ध्यान रखना है। अस्थायी अध्यक्ष का काम ही होता है, या लोकसभा के अध्यक्ष जो वर्तमान में भी होंगे उनका काम होता है कि विभिन्न प्रकार की समितियों का निर्माण करना है। तो विभिन्न प्रकार की समितियां संविधान निर्माण के उद्देश्य से या संविधान में व्यवहृत होने वाले विभिन्न अंगों के उद्देश्य से या राजनीतिक व्यवस्था में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न विषयों के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की समितियां बनी। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि संविधान बनाने से पूर्व जब लोग वहां पर संविधान सभा के सदस्य पहुंचे तो संविधान क्यों बनाया जाएगा, संविधान कैसा बनाया जाएगा, एक प्रश्न होगा। एक प्रश्न होगा कि संविधान क्यों बना रहे हैं हम लोग, संविधान का हमारा उद्देश्य क्या होगा, बनाने का उद्देश्य क्या होगा। इसे उद्देश्य का प्रस्ताव कहते हैं। संविधान के उद्देश्य का प्रस्ताव, क्यों, कैसे, लोगों की क्या आकांक्षाएं होगी, उद्देश्य का प्रस्ताव कहते हैं। और उद्देश्य का प्रस्ताव भारत के उस समय
महान नेताओं में से एक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में संविधान सभा में रखा। 13 दिसंबर को इस संविधान 13 तारीखों से महीने में इसको रखा गया और 23 तारीख को यह उद्देश्य का प्रस्ताव पारित हुआ है। उद्देश्य का प्रस्ताव लगभग में आज तो हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहते हैं, तो उद्देश्य का प्रस्ताव लगभग उसकी कॉपी है, उसको ध्यान रखेंगे। यद्य बाद में 1976 में जो 42वें संशोधन हुआ उसमें संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन आए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी एक निर्णय में कहा था कि यह उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान का एक विशेष भाग है। संविधान के किसी भाग की व्याख्या करने के लिए उद्देश्य का प्रस्ताव को एक आधार भूमि के तौर पर देखा जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था, यानी कि प्रकार संविधान के उद्देश्य का प्रस्ताव पारित हुए और संविधान बना। उस संविधान में मूल रूप से जो संविधान बने थे, हम कल की कक्षा में अब संविधान की तकनीकी प्रक्रिया का वर्णन करेंगे। अभी बस आपको मैं बता दूं कि मूल रूप से जो संविधान बना, उस संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 थी। हमारे संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। इस विभिन्न प्रकार के संशोधनों के फलस्वरूप वर्तमान में जो अनुच्छेदों की संख्या है 450 से भी अधिक है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, जब तक कि वर्तमान न लगाया जाए, तो आप जवाब देंगे 395। आपको जवाब नहीं देना है 450। जब आपसे यह पूछा जाएगा कि 2025 में या वर्तमान में कितने हैं, तो उसका जवाब आपका 450 हो सकता है। लेकिन संविधान में मौलिक रूप से जब पूछा जाएगा तो आप यही देंगे। संविधान में मौलिक रूप से 395 अनुच्छेद थे और संविधान में 22 भाग थे और 22 भाग के साथ साथ 8 अनुसूचियां थी। विभिन्न प्रकार के व्यवस्थागत, व्यवहारगत या परिस्थितियोंगत परिवर्तनों के फलस्वरूप, लोगों की आकांक्षाओं के फलस्वरूप या व्यवहारिक कठिनाइयों के फलस्वरूप जो संवैधानिक संशोधन हुए, उसके बाद अनुच्छेदों की संख्या को 450 हुई और संविधान के 22 भाग से बढ़कर 25 भाग हो गए। वर्तमान में अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान के कितने भाग हैं, तो आपका जवाब होगा 25 भाग। और वर्तमान में अगर आपसे कोई पूछे संविधान की जो पहली अनुसूचियां आज की अभी कितनी है, तो आप जवाब देंगे 12 अनुसूचियां संविधान में है। 11वीं और 12वीं अनुसूचियां, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूचियां बाद में संविधान में। ठीक है, आज की कक्षा में हम इतना ही तक संविधान का एक बेसिक परिचय जो तथ्यात्मक दृष्टिकोण से है उसको देखेंगे। कल हम लोगों का रहेगा संविधान की विशेषता क्या है, संविधान कैसे बना। आप लोग कक्षा में अटेंड करें, वीडियो को बार बार देखते रहे, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, कॉम्पिटिशन में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में अपनी सफलता सुनिश्चित करें। साथ ही साथ राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए यह अनिवार्य रूप से शिक्षा है, तो आप उसको भी ध्यान रखें। वीडियो को देखते रहें।